हेलो गाइस, सो वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 31 ए, ठीक है, दिस विल प्रोबेबली बी आवर लास्ट वीडियो ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसके साथ ही हम लोग कोई नया स्टैट्यूट शुरू करेंगे, देखते हैं क्या शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की आखिरी वीडियो शुरू करते हैं। टुडे वी विल बी लुकिंग एट लायबिलिटी ऑफ अ ड्रॉई बैंक। ठीक, सेक्शन 31 ए के बारे में बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेक्शन 31 ए किस बारे में बात करता है? सेक्शन 31 ए टॉक्स अबाउट देयर आर सर्टेन कंडीशंस इन विच बैंक इज जस्टिफाइड इन नॉट पेइंग। ठीक है, पेमेंट रिफ्यूज करने के लिए बैंक जस्टिफाइड है। ठीक है, पहली कंडीशन, वेयर कस्टमर और द ड्रॉवर काउंटर मांड्स द पेमेंट। ठीक है, आप समझते हैं काउंटर मांड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने आपको चेक दिया। ठीक है, मैंने आपको चेक दिया और बिफोर यू, आप चेक बैंक जाने के पहले ही मैं बैंक से कह देता हूँ कि उस बंदे को आप पैसा ना देना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड काउंटर मांडिंग। ठीक है, तो इसमें बैंक लायबल नहीं होगा। ठीक है, बैंक कैन रिफ्यूज द पेमेंट हियर। ठीक, बैंक इज नॉट लायबल हियर, ओनली आई एम लायबल, दैट इज ड्रॉअर इज लायबल। ठीक है, दूसरा है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, मेरे खाते में पैसा ही नहीं है तो बैंक लायबल नहीं होगा, आई विल बी लायबल। ठीक, चेक नॉट प्रेजेंटेड प्रॉपर्ली। चेक नॉट प्रेजेंटेड प्रॉपर्ली का मतलब ये नहीं कि आपको चेक एकदम साफ सुथरा करके देना है, वो तो देना ही है। नॉट प्रेजेंटेड प्रॉपर्ली का मतलब ये हो गया कि नॉट विद इन वैलिडिटी पीरियड। ठीक है ना, 3 महीने के बाहर हो गया चेक। ठीक, या फिर जिस ब्रांच में प्रेजेंट करना चाहिए उस ब्रांच प्रेजेंट नहीं कराया, जिस बैंक में नहीं करना चाहिए तो उस बैंक में आपने कर दिया जाके। दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर वे ऑफ प्रेजेंटिंग। दूसरा है कस्टमर्स डेथ बिफोर प्रेजेंटमेंट। ठीक, अब इसमें ये है कि इस केस में मनी गोज टू नॉमिनी, देयरफॉर चेक नॉट वैलिड अगेंस्ट द नॉमिनी। ठीक, चेक जो होगा नॉमिनी के अगेंस्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक, तो हियर बैंक इज टोटली जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग अ पेमेंट। ठीक, सेक्शन 10, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, इसमें भी बैंक नॉट लायबल। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या है कि एवरीथिंग इज प्रॉपर इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बैंक पेज, इट इज कॉल्ड पेमेंट इन ड्यू कोर्स। बैंक हेयर इनकर्स नो लायबिलिटी। ठीक है, पेमेंट बैंक ने कर दी है, बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं। ठीक, अब देखिए कस्टमर जो है इफ ही बिकम्स इनसेन और लूनेटिक, ठीक, द बैंक में रिफ्यूज द पेमेंट। ठीक, वेयर कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट। ठीक, कोर्ट ने ही कह दिया कि भैया इसका अकाउंट बंद करो, बहुत बड़ा फ्रॉड ये है, इनका अकाउंट बंद करो। ठीक है, भेजा मालिया टाइप, तो भी आपका पेमेंट नहीं होगा। वेयर चेक इज पोस्ट डेटेड। ठीक, पेमेंट कान बी मेड ड्यू टू इट बीइंग नॉट प्रॉपर्ली एप्लीकेबल टू द पेमेंट। ठीक है, ये भी एक बड़ी कंडीशन है, बैंक इज नॉट लायबल। ठीक है, तो हियर बैंक कैन रिफ्यूज द पेमेंट। चेक ऑफ डाउटफुल लीगैलिटी। ठीक है, अगर बैंक जिसके सामने चेक लगाया गया है उसको लगता है कि ये जो साइन वाइन करे गए हैं चेक में, 2000 ऑफ फॉर्ज नेचर। ठीक है, वो फॉर्जरी एक करी जा सकती है, छोटे साइन करे गए हैं ऐसा लगता है, तभी जब आप चेक देने जाते हो तो मैडम बैठी होती है, चेक करती हैं कि पूछती हैं आपसे कि आप कहाँ से हो, चेक साइन आपका गलत है। ठीक, एक केस था दीपक अग्रवाल वर्सेस राम स्वरूप जैन। ठीक है, इसमें क्या होता था, चेक इफ द चेक इज म्यूटिलेटेड, इसमें द कोर्ट हेल्ड दैट इफ द चेक इज म्यूटिलेटेड बैंक विल बी जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग द पेमेंट एज देयर इज अ गुड चांस दैट डेट अमाउंट ऑफ साइन में नॉट बी क्लियरली विजिबल। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल सी बात करी कोर्ट ने। लैंडमार्क केस नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दीपक अग्रवाल वर्सेस राम स्वरूप जैन। ठीक है ना, अब देखिए 2018 में एक अमेंडमेंट हुआ था, उसमें सेक्शन 143 ए ऐड करा गया था, 148 ए ऐड करा गया था फॉर दोज हु आर अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स। उसमें ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों बात करता है इंटरिम कॉम्पनसेशन के बारे में, एक अपील के टाइम बात करता है, एक जो प्रिलिमिनरी ट्रायल होता है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ ट्रायल और अपील, पेई डजंट गेट पेड। ठीक है, होता क्या था, इसके पहले क्या होता था, जो पेई होता था उसको पैसा तो मिलता नहीं था क्योंकि चेक बाउंस हो गया है, उसको पैसा तो मिला नहीं, उसका राइटफुल पैसा है, उसको पैसा तो मिला नहीं। तो जब तक मुकदमा चलता था तब तक उसको पैसा नहीं मिलता था। अब इस तकलीफ को हटाने के लिए व्हाट द अमेंडमेंट हैज बीन डन इज 143 ए और 148 ए लगा दिया गया है। तो 143 ए में क्या हो गया है कि अब कॉम्पनसेशन टू पे एट द ट्रायल स्टेज। ठीक है, जितना भी अमाउंट है, लेट्स से कि 1 लाख रुपए का अमाउंट है। ठीक है ना, 1 लाख रुपए का चेक बाउंस है, जो भी केस लगा डाला गया है। ठीक है, तो इसमें है कि नॉट मोर देन 20% ऑफ द चेक अमाउंट, ठीक, आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। ठीक, 148 ये है कि अगर अपील करी गई है तो जिसने भी अपील करा है उसको भी 20% ऑफ द, जो भी कोर्ट ने ट्रायल स्टेज में ऑर्डर करा है उसका 20% अपीलेंट को मिलेगा।
ठीक, ये दो है। तो ये बाद में जो भी डिसाइड होता है उसके हिसाब से ही एडजस्ट करा जाएगा, लेकिन जब तक ट्रायल है, जब तक अपील चल रही है, तब तक आपको कंपनसेशन 20% का मिल चुका होगा। ठीक। अब देखिए 143 एक और चीज कहता है कि इफ द ड्रॉवर इज एक्विटेड, पेई हैज टू रिटर्न द मनी। जो भी पेई को कंपनसेशन दिया गया था उसको वापस लौटाना है ड्रॉवर को, इफ द ड्रॉवर इज एक्विटेड। ठीक। और और इसको 90 दिन के अंदर लौटाना है, और जो भी इंटरेस्ट आरबीआई लगाएगी उसके साथ लगाना है। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा पीनल एक्शन टफ हो गए हैं ड्रॉवर और पेई के बीच में। ठीक है ना। तो ये भी है। तो 143 एक प्रोस्पेक्टिव है, 148 ए रेट्रोस्पेक्टिव है क्योंकि उसको बाद में पैसा देना पड़ सकता है। ठीक। 141 एक बात करता है कि चेक इज इशूड बाय कंपनी, ड्रॉवर इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है ना, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, और कंपनी यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म भी है, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक। एक चीज और हम लोग बात करते हैं, जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। ठीक है, जुरिस्डिक्शन का काफी कंफ्यूजन रहा, 3 केसेस ने कंफ्यूजन क्रिएट भी करा, उसके बाद सॉर्ट भी कर दिया। ठीक है ना। तो पहला केस देखते हैं, के भास्करन वर्सेस शंकरन विद्यम बालम। ठीक है, डिवीजन बेंच था। इसमें ये था कि कहा गया, देखिए काफी कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो गया। उसने कहा था कि डिफरेंट कोर्ट्स में हैव जुरिस्डिक्शन बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ सेक्शन 138। सेक्शन 138 की क्या स्टेजेस है, आई हैव डन इन द प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो। ठीक है ना। यहाँ पे हेड ये हुआ था कि सेंडिंग ऑफ नोटिस क्रिएट्स अ जुरिस्डिक्शन। ठीक है ना। अब मैं लखनऊ बैठ के नोटिस भेज दूँ, फिर यहाँ से जाऊँ चेन्नई बैठ के नोटिस भेज दूँ, फिर मैं अपना होम टाउन जयपुर से नोटिस भेज दूँ, या मैं कई जगह से नोटिस भेज दूंगा। तो इस केस के हिसाब से भास्करन पिल्लई शंकरन विद्यम बालन वाले केस में से ये प्रॉब्लम आ गई कि कई सारे जुरिस्डिक्शन क्रिएट हो गए, तो बैंकों के ऊपर काफी बर्डन हो गया। ठीक है, ड्रॉवर इसमें काफी हरास होता था, इसको हर जगह जाके केस अटेंड करना था। ठीक। इसको सॉर्ट करने के लिए हरमन इलेक्ट्रॉनिक वर्सेस पैनासोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक केस आया। ये भी डिवीजन बेंच का था, इसके पहले वाला भी डिवीजन बेंच का था। इसमें क्या हुआ, ऑफेंस ऑफ डिसऑनर ओनली व्हेन नोटिस ऑफ डिसऑनर इज रिसीव्ड। ठीक है, इन्होंने कहा कि ऑफेंस ऑफ डिसऑनर तभी है जब नोटिस भेजी गई है वो रिसीव कर ली जाए। ठीक। और जहां पर नोटिस रिसीव करी गई वहां पे कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हो जाएगा। अब मैंने 4 जगह से नोटिस भेजी, 4 जगह रिसीव हो गया, 4 जगह का जुरिस्डिक्शन, 4 जगह ड्रॉवर भागा भागा जा रहा है, 4 डेटों पे जा रहा है इधर उधर। ठीक है। थर्ड केस, दशरथ रूप सिंह राठौर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या हुआ, इसने हरमन वाले केस को, मतलब इसके पहले वाले केस को अप्रूव कर दिया। ठीक है, और अनदर गुड थिंग इज की ये एक 3 जज बेंच का केस था। ठीक है, इसमें कहा गया कि jurisdiction of wherever payee maintains account that will have jurisdiction। जहां पे पेई का अकाउंट है उसका ही jurisdiction होगा। ठीक है ना। देखिए कि अब इसने काफी क्लैरिटी ला दी कि भाई जहां पे पेई का अकाउंट है वहीं पे jurisdiction होगा। ठीक। अब देखिए ये चीज खत्म होगी। एक हम लोग समझते हैं इनकोएट पेमेंट क्या होता है। इनकोएट पेमेंट ये होता है कि इनकोएट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सॉरी, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसमें एक अमाउंट मेंशन नहीं होता है, अपर लिमिट मेंशन होती है। जैसे एक इनक्वायरी इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें आगे लिखा होगा 10,000, तो आप उसमें 1,000 रुपीज भी भर सकते हैं, 9,999 रुपीज भर सकते हो, 10,000 भर सकते हो, लेकिन 10,000 के ऊपर नहीं भर सकते हो। ठीक। ये होता है इनक्वायरी इंस्ट्रूमेंट। इनक्वायरी इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय अ स्टैम्प पेपर। ठीक है, वो जो स्टैम्प पेपर होता है वही उसकी अपर लिमिट होती है। जो स्टैम्प पेपर होता है वो जब भी आप कोर्ट जाके स्टैम्प पेपर खरीदते हो तो उस पर लिखा होता है, आप कहते हो भैया 10 रुपये का स्टैम्प पेपर दे दो, 100 रुपये का, 1000 रुपये का स्टैम्प पेपर दे दो। तो इंक्वायरी इंस्ट्रूमेंट में स्टैम्प पेपर डिसाइड करता है कि अपर लिमिट क्या है। ठीक। बाकी तो आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया है एनआई एक्ट, बाकी इतना कुछ इसमें खास बचा नहीं है। तो यही आपका एनआई एक्ट था पूरा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हम लोग क्या शुरू करते हैं, जल्दी ही कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सीरीज। थैंक यू।